तो इमरजेंसी सिचुएशंस में आने वाले मरीज आमतौर पर क्या गलतियां करते हैं? और मैं इसको गलती नहीं बोलूंगी, पर ये अनअवेयरनेस है। और कौन सी चीजें हैं जो लोग अपनी हेल्थ को चेक में रखने के लिए घर पर मॉनिटर कर सकते हैं? ऐसे टाइम पे हमें ये फील होता है कि काश ये पेशेंट हमारे पास पहले आ गया होता तो हो सकता है आउटकम बहुत डिफरेंट। विंटर की मंथ्स में नॉर्मली ब्लड प्रेशर राइज करना शुरू होता है, तो विंटर्स में इतना बीपी क्यों बढ़ जाता है? तो उसमें ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। कई बारी हम जो को गैस सोचते हैं वो हॉस्पिटल आते हैं और हमें फुल ब्लोन हार्ट अटैक मिलता है। तो अगर आपकी शुगर्स कंट्रोल नहीं है तो आपको हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हैं, स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा हैं। किसी भी हॉस्पिटल का सबसे अहम हिस्सा और सबसे खतरनाक शब्द होता है इमरजेंसी। जितना डॉक्टर के लिए अहम है, उससे भी ज्यादा डर पेशेंट को लगता है जब वो इमरजेंसी में पहुंचता है। लेकिन यही वो हिस्सा होता है जो अक्सर लाइफ एंड डेथ सिचुएशंस में बहुत ही क्रिटिकल माना जाता है। कोई भी पेशेंट जब वाकई इमरजेंसी हालत में होता है तो जहां वो लैंड करता है उस हिस्से को हॉस्पिटल में बुलाया जाता है इमरजेंसी। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सारिका चंद्रा, जो कैलाश हॉस्पिटल नोएडा की इमरजेंसी को 26 साल से ज्यादा समय से देख रही हैं। हम लोग खुद इन्हें कई बार इमरजेंसी में भागते दौड़ते लोगों को ट्रीट करते हुए देख चुके हैं। डॉक्टर सारिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। आपको हमने इतनी बार इमरजेंसी में अप एंड अबाउट देखा है। आपका 26 साल का जो एक्सपीरियंस है इमरजेंसी में, वो कैसा रहता है? आपका अपना बीपी कितनी बार रेज होता होगा वहाँ? ठीक कहा आपने। मैंने अपनी इमरजेंसी की ट्रेनिंग यूएस में की थी और उसके बाद आके कैलाश हॉस्पिटल ज्वाइन किया था। और 26 साल मुझे इमरजेंसी को हेड करते हुए निकल गए। और मैं कहना चाहूँगी कि ये एक बहुत ही अहम हॉस्पिटल का एक हिस्सा है, जैसे कि आपने बताया। और मेरी जर्नी इसमें बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन, बट मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत रिवॉर्डिंग है। क्योंकि जब आप किसी पेशेंट को इमरजेंसी सिचुएशन में अपने सीपीआर से या अपने ट्रीटमेंट से सेव करते हो, तो उससे बड़ी रिवॉर्डिंग आपको सिचुएशन और नहीं मिल सकती। जी, आपके पास ऐसे पेशेंट आता होगा जो बिल्कुल जिसे लगता होगा कि अब गया, उसको लगता होगा कि ये जो डॉक्टर मेरे सामने खड़ी हैं ये भगवान है। कितनी बार एक वो सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट होती है जब ऐसी सिचुएशन में किसी मरीज को आप रिवाइव कर पाए, निकाल पाए? यही मैं एम्फेसाइज करना चाह रही हूँ कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा रिवॉर्डिंग या अकम्प्लिशमेंट का जो हमें फीलिंग आती है वो तभी आती है जब हम एक डाइंग पेशेंट या एक क्रिटिकली इल पेशेंट को रिवाइव करके सक्सेसफुली घर भेज पाते हैं। कैसा लगता है? उस दिन रात में नींद अच्छी आती है? उस दिन रात में नींद अच्छी आती है और लगता है कि हाँ, आज हमने कुछ एक सफल कार्य किया है और आज हमने कुछ एक अचीव किया है। आपका पर्सनल सक्सेस रेट इमरजेंसी में कैसा रहा है? नहीं, इसको पर्सनल सक्सेस रेट नहीं कह सकते। इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क। राइट। नो वन पर्सन कैन डू एनीथिंग। एंड हमारी इमरजेंसी टीम हाईली ट्रेन्ड है। एंड वी ट्राई आवर बेस्ट कि हम हर पेशेंट को अपनी बेस्ट केयर दे पाएँ एंड रिवाइव और रिससिटेट कर सकें। बिल्कुल। तो इमरजेंसी सिचुएशंस में आने वाले मरीज आमतौर पर क्या गलतियां करते हैं? क्या उन्हें नहीं करना चाहिए और क्या करके आना चाहिए? अब हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो मैम, कुछ एक कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जिनके साथ अक्सर, जिसे कहा जाता है कि अगर घर से या प्राइमरीली कुछ ठीक तरीके से कोई दवा लेकर आए, जो हम अक्सर देखते हैं कि एक पेशेंट अक्सर घर में इस कंफ्यूजन में रहता है कि उसे गैस एसिडिटी का दर्द है या ये हार्ट का पेन है या ये नॉर्मल चेस्ट का पेन है। ऐसे पेशेंट आपके पास आते होंगे? ऐसे तो बहुत पेशेंट्स आते हैं और मैं इसको गलती नहीं बोलूँगी, पर ये अनअवेयरनेस है। एक कॉमन मैन में एक अनअवेयरनेस है कि जो हमें सिम्टम्स हो रहे हैं वो मेडिकली भी इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार ये आपने बिल्कुल ठीक बोला, गैस की जो कॉमन चीज़ है कि जो गैस हो रही है, कई बारी हम जो को गैस सोचते हैं वो हॉस्पिटल आते हैं और हमें फुल ब्लोन हार्ट अटैक मिलता है। तो इसमें मेरी तो एक यही ऑब्जर्वेशन है और सजेशन है कि जिन पेशेंट्स को अंडरलाइंग कोई कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या कोई और कोमॉर्बिडिटी है, उनको अगर गैस जैसे सिम्टम्स हैं तो उसको इग्नोर ना करें और हॉस्पिटल में एक बारी कंसल्टेशन जरूर लें। किसी भी सिम्टम में अगर एक बारी दवाई लेने से आराम ना मिले तो उसको हॉस्पिटल में कंसल्टेशन जरूर करनी चाहिए और अगर टेस्ट रिकमेंडेड हो तो टेस्ट कराने चाहिए। आमतौर पर ऐसे पेशेंट कौन सी दवा या कौन सा नुस्खा आजमा कर फिर आए होते हैं? ऐसे पेशेंट्स, जैसे आपने गैस की बात की, तो गैस के पेशेंट्स तो अक्सर हमसे यही बोलते हैं हमने इनो ली घर पे या हमने कोई एंटासिड ले लिया हमने। और नॉर्मली पेशेंट्स यही लेके आते हैं। गैस की दवाइयाँ घर पे जैसे फैंटोसिड होती है कोई या इनो हो जाती है, वो लेके आते हैं
और फिर हमें ये अवेयरनेस क्रिएट करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कई बार पेशेंट्स इस स्टेट में आते हैं कि वो मैसिव एमआई होती है और फिर हमें उन्हें इमीडिएटली कैथ लैब में शिफ्ट करना पड़ता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेशेंट्स अपने सिम्टम्स को कैजुअली ना लें। उन्हें कोई भी चीज़ ऐसी लग रही हो जो पहले ना हुई हो उनके साथ, या 1 या 2 बार ट्रीट करके नहीं आराम मिले, तो फिर हॉस्पिटल में ज़रूर ट्रीटमेंट के लिए आना चाहिए। कोई एक ऐसा क्विक टिप जिसको कह रहे हैं कि हो सकता है उस पेशेंट को भी ये डाउट हो कि कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा है, तो क्या कोई ऐसी चीज़ उसे करनी चाहिए बिफोर ही लैंड्स अप इन दी इमरजेंसी? अगर कोई पेशेंट है जिसको लग रहा है कि मुझे हार्ट अटैक हो सकता है, तो हमने एक ये बताया कि जैसे इकोस्प्रिन है, आजकल एवरीबडी नोज कि एक इकोस्प्रिन और उसके साथ 2 दवाइयाँ और होती हैं, क्लोपिटोग्रिल और एटोरवास होती है। ये 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन होता है। जो मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर कोई पेशेंट है जिसको ये महसूस हो रहा है, जैसे मुझे स्वेटिंग हो रही है, चेस्ट में कोई डिस्कम्फर्ट है, हॉस्पिटल पहुंचने में 10-15 मिनट लग सकते हैं, तो अगर घर पे ये दवाई ले ली जाती है तो इट कैन प्रूव वेरी बेनिफिशियल एंड डिले द ऑनसेट ऑफ द हार्ट अटैक। आई थिंक ऐसा मरीज जब हॉस्पिटल में आता होगा तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट या इमीडिएटली उसके साथ जो भी किया जाता होगा उसमें यही दवाएं दी जाती होंगी। हाँ, दिस इज कॉल्ड द लोडिंग डोसेस जिसको हम बोलते हैं। तो इसी से हम पेशेंट को लोड करते हैं जब इमरजेंसी में पेशेंट आते हैं। तो अगर पेशेंट को फैमिली हिस्ट्री है, या पेशेंट को डायबिटिक है, पेशेंट हाइपरटेंसिव है और चेस्ट पेन के सिम्टम्स होते हैं, तो जितने जल्दी पेशेंट को ये दवाई मिल जाए जो हम लोडिंग डोज बोलते हैं, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट। ओके, बट बहुत सारे पेशेंट्स कई बार अवेयर नहीं होते। अब एक ज़माना था हम सुनते थे कि डिस्प्रिन लेकर लोग आ सकते हैं, वो भी हेल्प करती है? डिस्प्रिन इज इकोस्प्रिन, यस, वो भी मैं हेल्प बता करती रही है। हूँ। इकोस्प्रिन ये तो बहुत सालों से इकोस्प्रिन एंड क्लोपिटोग्रिल और एटोरवास जो 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन होता है, ये अगर पेशेंट टाइमली ले ले तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। इट इज़ बेनिफिशियल। आमतौर पर लोग सर दर्द के लिए डिस्प्रिन को यूज़ करते हैं, लेकिन ये लाइफ सेविंग सिचुएशन में भी काम आ सकती है, जैसे डॉक्टर सारिका ने भी सजेस्ट किया। तो जब ये इस तरह के पेशेंट आते हैं, कई बार वो ये सोचते हैं कि अरे नहीं इतनी जल्दी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। जब डिलेड आते हैं पेशेंट, बहुत ज़्यादा लेट आए, ऐसे में कितना मुश्किल हो जाता है और कितना चैलेंजिंग हो जाता है कि इमरजेंसी से उन्हें स्टेबलाइज करके पहुंचाया जाए आईसीयू तक। बहुत चैलेंजिंग है दिस इज, एंड ऐसे टाइम पे हमें ये फील होता है कि काश ये पेशेंट हमारे पास पहले आ गया होता तो हो सकता है आउटकम बहुत डिफरेंट होता। ये हमारे लिए डेली बेसिस पे हम ऐसी सिचुएशंस जरूर फेस करते हैं जहां हमें लगता है कि अगर इस पेशेंट हमारे पास टाइमली आ गया होता। तो जैसे स्ट्रोक है, स्ट्रोक अवेयरनेस आजकल बहुत हम लोग मीडिया से भी क्रिएट कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू क्रिएट एन अवेयरनेस ऑन स्ट्रोक बिकॉज देयर इज अ विंटर पीरियड फॉर द स्ट्रोक। तो हमें ये लगता है कि अगर पेशेंट का कोई स्ट्रोक का है या हार्ट का पेशेंट है, अगर हमारे पास टाइमली आ जाए तो पेशेंट का आउटकम बहुत डिफरेंट हो सकता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेशेंट टू नो, अवेयरनेस होनी चाहिए पेशेंट में कि मेरे को जो सिम्टम हो रहे हैं वो नॉर्मल नहीं है, आई शुड नॉट टेक इट एज नॉर्मल एंड आई शुड रिपोर्ट टू द हॉस्पिटल। दैट इज एन इम्पॉर्टेंट। तो ऐसे कौन से पेशेंट होंगे, कौन सी ऐसी बीमारियों के साथ होंगे जिनमें स्ट्रोक का खतरा ज़्यादा है और वो सीधे स्ट्रोक लेकर इमरजेंसी में पहुंचते हैं? ऐसी कोई बीमारी नहीं है, बट अंडरलाइंग कोमॉर्बिड में डायबिटीज इज द नंबर 1 कॉज। जिनको डायबिटीज है, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनके लिपिड प्रोफाइल्स डिरेंज्ड आते हैं, ऐसे पेशेंट्स में यूजुअली आमतौर से स्ट्रोक के सिम्टम्स पहले आते हैं। और स्ट्रोक के जो सिम्टम्स हैं उसमें पेशेंट कैन हैव वेरिड सिम्टम्स, बट द गोल्डन टाइम इज 3 hours। अगर पेशेंट 3 to 4 hours के अंदर उसको स्ट्रोक का ट्रीटमेंट मिल जाता है तो आउटकम इज कंप्लीट रिकवरी। ऑन द अदर हैंड, अगर पेशेंट स्टैब्लिश स्ट्रोक के साथ आता है, मोर देन 4 hours के बाद आता है, तो जो स्ट्रोक के लिए एक ट्रीटमेंट हमने रेकमेंड किया हुआ है, जो इंजेक्शन थ्रोम्बोलाइज के लिए करते हैं, वो फिर हम नहीं दे सकते, तो आउटकम बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो इस तरीके से जो पेशेंट्स, अगर डायबिटिक पेशेंट्स हैं खासकर, उनके डायबिटिक पेशेंट्स को पेन नहीं महसूस होता, तो डायबिटिक पेशेंट्स को हार्ट में चेस्ट पेन नहीं होता, तो वो यूजुअली इनडाइजेशन करके ही रिप्रेजेंट आते हैं हमारे पास अगर उनको हार्ट के सिम्टम्स हो रहे हैं। सिमिलरली स्ट्रोक के जो पेशेंट्स हैं उनमें भी अगर डायबिटीज़ पेशेंट को है और उन्हें कुछ एबनॉर्मल सिम्टम महसूस हो रहा है, किसी साइड में वीकनेस महसूस हो रही है, अगर आवाज़ में लग रहा है कि आवाज़ उनकी नॉर्मल नहीं है, तुतलाहट आ रही है आवाज़ में, या चक्कर आ रहे हैं, कुछ भी इस तरह के न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, तो वो इग्नोर नहीं करने चाहिए एंड दे शुड कंसल्ट न्यूरोलॉजिस्ट एज अर्ली।
जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर रहता है और बहुत अनरेगुलेटेड भी रहता है, उन लोगों में भी स्ट्रोक का खतरा ज़्यादा रहता है? यस, स्ट्रोक का खतरा रहता है। एंड हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में नॉर्मली स्ट्रोक में हम ब्लीड ज़्यादा, जैसे स्ट्रोक भी दो तरीके के होते हैं, किसी में थ्रोम्बस होता है, किसी में ब्लीड होती है। तो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स नॉर्मली दे प्रेजेंट टू अस एज ब्लीड इन द स्ट्रोक। तो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को अपना पीरियोडिक चेकअप कराते रहना चाहिए। दे शुड चेक देयर ब्लड प्रेशर्स एट होम। एंड विंटर के मंथ्स में नॉर्मली ब्लड प्रेशर राइज करना शुरू होता है, तो ब्लड प्रेशर्स अपने विंटर मंथ्स में रेगुलरली चेक कराएं, अपने डॉक्टर के साथ कांस्टेंट टच में रहें, बीपी को एक आइडियल लेवल पे मेंटेन करके रखें। ये सब चीज़ें आमतौर पे सबको ध्यान रखना। विंटर्स में इतना बीपी क्यों बढ़ जाता है? क्या कुछ कर सकते हैं दवाओं के अलावा कि रेगुलेटेड रखें? एक नॉर्मल बॉडी की प्रतिक्रिया है कि विंटर मंथ्स में आर्टरीज थोड़ी सी कंस्ट्रिक्ट करती हैं टू जनरेट मोर हीट, तो उसमें ब्लड प्रेशर्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। Okay. तो नॉर्मली हम अपने पेशेंट्स को यही काउंसल करते हैं कि अब विंटर मंथ्स आ गए हैं तो आपको अपनी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन हो सकता है रेगुलेट करने की ज़रूरत पड़े, हो सकता है बढ़ाने की ज़रूरत पड़े। तो ये अवेयरनेस भी हम अपने पेशेंट्स में क्रिएट करते हैं कि आप अपनी ब्लड प्रेशर्स को एक तो डेली घर पे भी चेक करो, प्लस अपने कार्डियोलॉजिस्ट के साथ रेगुलर टच में रहो। ब्लड प्रेशर कैसे चेक करना चाहिए, ये भी एक सीखने वाली चीज़ है आपके लिए, रोज़मर्रा की बात है, लेकिन हमारे व्यूअर्स को आप कुछ सब बता सकती हैं कि कैसे उन्हें अपने बीपी को मॉनिटर करना चाहिए? बीपी मॉनिटरिंग बेसिकली द प्रिंसिपल इज कि ब्लड प्रेशर अगर मॉनिटर कर रहे हैं तो सेम टाइम ऑफ द डे पे करना चाहिए। नॉर्मली मॉर्निंग में और इवनिंग में करना चाहिए। एंड मॉर्निंग का बीपी एंड इवनिंग का बीपी भी वेरी कर सकता है, बिकॉज देयर इज अ डायगोनल वेरिएशन। तो इसलिए रिकमेंडेशन यही है कि अगर बीपी आप मॉनिटर कर रहे हो तो सेम टाइम ऑफ द डे पे मॉनिटर करो। या तो मॉर्निंग में करो या इवनिंग में करो, या अगर आपको रेकमेंड किया गया है ट्वाइस अ डे तो मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों करो। किसी रैंडमली किसी भी टाइम पे मॉनिटर करने से यू माइट नॉट गेट द सेम डिटेल्स। जो बीपी के पेशेंट्स हैं जिन्हें पता है हमें हाई बीपी है, उन्हें और नॉर्मल पॉपुलेशन को किस तरह से, किसी को रोज़ करने की ज़रूरत है, किसी को वीकली, क्या आप सजेस्ट करेंगे? अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है, आपकी दवाई की डोज एडजस्ट हो गई है, तो आप ऑल्टरनेट डे भी बीपी को मॉनिटर कर सकते हैं। और जिनको ब्लड प्रेशर नहीं है उनको वीकली मॉनिटर करने की ज़रूरत है कि एक बारी वीक में एक बारी मॉनिटर करके देख लिया कि आपका ब्लड प्रेशर ठीक चल रहा है। जिनकी डोज एडजस्ट नहीं हुई है, जिनको अभी भी डोज एडजस्टमेंट की इश्यूज़ हैं, उनको फिर डेली मॉनिटर करना चाहिए। डेली मॉनिटर करना चाहिए। और कौन सी चीज़ें हैं जो लोग अपनी हेल्थ को चेक में रखने के लिए घर पर मॉनिटर कर सकते हैं? भाई जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर कर सकते हैं। एक शुगर मॉनिटरिंग है जो मैं रिकमेंड करती हूँ कि शुगर मॉनिटरिंग भी खास करके जिन पेशेंट्स की फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, उनको अपनी ब्लड शुगर घर पे मॉनिटर करनी चाहिए। क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसी प्रिवेंटेबल इलनेस है कि अगर उसका टाइमली ट्रीटमेंट लिया तो आप उसके जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो प्रिवेंट कर सकते हैं। मैं इमरजेंसी में बहुत पेशेंट्स ऐसे देखती हूँ जो डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से हमारे पास आते हैं, जिनको ये अवेयरनेस नहीं थी कि हमारी शुगर इतने लेवल से ऊपर है और हमें कंट्रोल करके रखनी चाहिए। सो यू सेइंग डायबिटीज़ के पेशेंट इमरजेंसी में लैंड करते हैं? डायबिटीज़ के पेशेंट्स, यस। मैंने बताया हार्ट अटैक के जो पेशेंट्स होते हैं उनको यूजुअली अंडरलाइंग डायबिटीज़ होती है, एंड मोस्ट ऑफ देम आर अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स। तो अगर आपकी शुगर्स कंट्रोल नहीं है तो आपको हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हैं, स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा हैं, एंड किडनी की नॉर्मली किडनी में भी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, जिसको हम CKD बोलते हैं। तो कॉमनली जो हम मोस्टली स्ट्रोक और हार्ट के पेशेंट्स देखते हैं उसमें अंडरलाइंग डायबिटीज़ होती है। तो इसलिए मैं ये एम्फसाइज बहुत करती हूँ अपने पेशेंट से कि अगर आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है तो यू शुड स्टार्ट मॉनिटरिंग योर ब्लड शुगर्स। और अगर आपको खुद डायबिटीज़ है तो फॉलो अ स्ट्रिक्ट रेजीम जो आपको एडवाइस किया गया है। ट्राई टू कीप योर शुगर्स अंडर कंट्रोल। उसको इग्नोर मत करिए कि बाद में हो जाएगी, उसको वो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि जो उसका एक एंड कॉम्प्लिकेशन होता है दैट इज then that is not reversible. अगर किसी को किडनी प्रॉब्लम हो गई बिकॉज ऑफ डायबिटीज, दैट इज नॉट रिवर्सिबल। तो वो हम इमरजेंसी में जब उन पेशेंट्स को देखते हैं तो हमें बहुत अनफॉर्चुनेट लगता है कि अगर इस पेशेंट ने अपनी शुगर्स को कंट्रोल कर लिया होता तो ये जो एंड कॉम्प्लिकेशंस हैं लाइक स्ट्रोक, हार्ट एंड किडनी प्रॉब्लम्स कुड हैव बीन प्रिवेंटेड। तो इंडिया का अपना डेटा ये कहता है कि 8.5 करोड़ से ज़्यादा डायबिटिक्स हैं और तकरीबन 13 करोड़ प्री डायबिटिक्स हैं। बाकियों का पता नहीं उनका क्या सिचुएशन है। तो किस समय पर मॉनिटरिंग की ज़रूरत, जो पेशेंट हैं उनको किस तरह से मॉनिटर करनी चाहिए, जो नहीं है, जिन्हें पता ही नहीं कि हमें नहीं है, उन्हें भी करनी चाहिए क्या डायबिटीज़ मॉनिटर?
हाँ करनी चाहिए, जिसको हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स एडवाइस करते हैं। जैसे यंग पॉपुलेशन है, उनको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दे शुड अंडरगो रेगुलर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स। आजकल हर जगह पे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के पैकेजेस मिलते हैं, तो यू शुड अवेल दोज पैकेजेस, गेट योर हेल्थ चेकअप डन। कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में ही पता चल जाती हैं कि अच्छा हमें अंडरलाइंग प्री डायबिटिक है। हम नॉर्मली प्री डायबिटिक्स जो पिकअप होते हैं वो हेल्थ चेकअप जब कराते हैं अपना, तभी पता चलता है उनको कि आई एम प्री डायबिटिक। तो आई वुड रिकमेंड कि सबको अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराना चाहिए, सो दैट यू बिकम अवेयर ऑफ समथिंग दैट यू डोंट हैव। प्लस जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, पेरेंट्स दोनों डायबिटिक हैं, पेरेंट्स दोनों हाइपरटेंसिव हैं, ब्रदर सिस्टर कोई डायबिटिक हाइपरटेंसिव है, देन यू शुड बी मोर केयरफुल एंड मॉनिटर योर शुगर्स एट होम एंड अंडरगो द हेल्थ चेकअप्स पीरियडिकली। करवाने चाहिए। ओके। बर्न्स के पेशेंट भी इमरजेंसी में सबसे पहले बर्न्स के पेशेंट इमरजेंसी में सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले आते हैं। बर्न्स के पेशेंट को जहाँ पर भी वो हैं, जिस भी बर्न से, उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? बर्न में हमने जो खासकर बर्न के पेशेंट्स जो हम देखते हैं, जो वो उनका ये होता है कि आइस में उनको नॉर्मली जैसे बर्न को ठंडक मिल जाए, राहत मिल जाए, तो वो आइस में उनको, आइस में कभी नहीं करो। नॉर्मल वाटर से पेशेंट को आप बर्न में रिलीफ ला सकते हो, बट और उसके बाद वो उस पर टूथपेस्ट या कुछ ऐसी चीज़ लगा के लाते हैं जिससे पेशेंट को रिलीफ मिल जाए। तो वो फिर टूथपेस्ट पेशेंट के बर्न पे चिपक जाता है और थोड़ा और हार्म करता है। नहीं लगानी चाहिए। तो टूथपेस्ट बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। आप नॉर्मल वाटर से जो भी बर्न एरिया है नॉर्मल वाटर में वो कर सकते हो, और उसके बाद जो बर्न की जो क्रीम होती है, जो सल्फर-डाइजीन स्पेशली बर्न के लिए होती है, वही लगानी चाहिए, या फिर तुरंत हॉस्पिटल में लेके आना चाहिए। ओके। कुछ लोग कंबल या कपड़े का भी यूज़ करते हैं, वो किस तरह का? वो थर्मल बर्न के लिए होता है, जैसे किसी के क्लोथ्स फायर कैच कर लेते हैं। हाँ। तो थर्मल बर्न को स्टॉप करने के लिए, बंद करने के लिए, ऑक्सीजन कट ऑफ करने के लिए आप कंबल में या किसी में रैप कर सकते हो, जिससे कि ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाए और वो फ्लेम बर्न रुक जाए। ओके। तो ये गलती नहीं है, इसको किया जा सकता है। ठीक है, ये ठीक है, इसको किया जा सकता है। ओके। ये तो हुई उन सिचुएशंस की बात जो बिल्कुल ही आपके पास पहुंच रहे हैं, बर्न्स के साथ पहुंच रहे हैं या ऐसी सिचुएशन के साथ पहुंच रहे हैं। कुछ ऐसी आपने पेशेंट भी देखे होंगे इमरजेंसी में जो डॉक्टर को लगता है कि कुछ है नहीं उसे, लेकिन वो बहुत सारी परेशानियों के साथ पहुंचता है कि मुझे ये है, मुझे वो है। ये कौन सा फिनोमिना है? इसको हम पैनिक डिसऑर्डर जैसे होता है। पेशेंट हमारे पास नॉर्मली एक पैनिक डिसऑर्डर से आता है। आते हैं ऐसे मरीज? बहुत पेशेंट्स। ये आपने बहुत मुद्दे वाली चीज़ उठाई है कि आजकल जो हम देख रहे हैं इमरजेंसी में, जो पेशेंट्स हम मैक्सिमम देख रहे हैं, वो एक्यूट एंजाइटी या पैनिक उसमें आते हैं। ओके। जिन्हें असल में कुछ नहीं है। कुछ नहीं ऐसा है, नहीं, मतलब ऐसा नहीं होता है कि कुछ नहीं हाँ। है। फिर उनको थोड़ा सा टाइम देना होता है, उनकी हिस्ट्री लो, उनको थोड़ा सा टाइम दो, तो कुछ ना कुछ अंडरलाइंग इमोशनल या मेंटल कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है, जिसकी वजह से पेशेंट एक्यूट एंजाइटी, एक्यूट पैनिक में आते हैं। हमारे कंट्री में अभी भी मेंटल हेल्थ को उतनी वो नहीं मिली है। लोग अभी भी मेंटल हेल्थ को एक टैबू मान के चलते हैं, मेंटल हेल्थ को डिस्कस नहीं करते हैं। बट जितने भी हम पेशेंट्स इमरजेंसी में एक्यूट एंजाइटी और पैनिक में देख रहे हैं, जिनको सांस नहीं आ रही, चेस्ट में पेन हो रही है, सारे टेस्ट नॉर्मल निकल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अंडरलाइंग कुछ ना कुछ एक इशू चल रहा होता है, जो अगर हम पेशेंट को टाइम दें। मैंने देखा है खुद पर्सनली, जब हम पेशेंट के साथ बैठ के उनको काउंसलिंग करते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ निकल के आती है जो वो रियलाइज़ भी नहीं करते कि उनकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा होता है। और जिन फिजिकल सिम्टम्स के साथ वो आ रहे हैं, असल में वो सिम्टम्स नहीं है। वो एक सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर जिसको हम बोलते हैं, जैसे सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर, वो मैनिफेस्ट करते हैं उस प्रॉब्लम को अपने इस फिजिकल डिजीज। किस तरह की शिकायतें आमतौर पर रहती हैं? क्या प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं पेशेंट? जब इमरजेंसी में आते हैं तो बोलते हैं डॉक्टर साहब सांस नहीं आ रही, हमें सांस नहीं आ रही, हमारे चेस्ट में पेन हो रही है। बट आप उनका ECG कराओ, आप उनका सैचुरेशन देखो, सब नॉर्मल निकलता है। बट आजकल हमारे पास बहुत यंग बच्चे आ रहे हैं। मैं इसी पर आने वाली थी कि ये जो एज ग्रुप आ रहा है वो कौन सा ज़्यादा है? ये हमारे पास बहुत यंग बच्चे आ रहे हैं, बहुत, जो अपने कॉलेज में हैं या जॉब में हैं या अर्ली मैरिड लाइफ में हैं। ऐसे बच्चे हमारे पास बहुत आ रहे हैं जिनको एडजस्टमेंट के इश्यूज चल रहे हैं या कॉलेज में इश्यूज चल रहे हैं, पीयर इश्यूज चल रहे हैं। ऐसे पेशेंट्स हमारे पास पैनिक डिसऑर्डर के साथ आते हैं, और इनको फिर हमें काउंसलिंग और वो करके थोड़ा सा एक
गाइडेंस देने इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये ऑफ लेट एक नया हिस्सा है जिसको आप इमरजेंसी में डील कर रहे हैं। यस, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले इमरजेंसी में ये पेशेंट्स एक्चुअली अब थोड़ा सा आने लगे हैं, बिकॉज दे आर नाउ मोर अवेयर कि हाँ कुछ इशू है। बट पहले लोग अपने हेल्थ को लेके उतने कॉन्शियस नहीं थे, तो वो घर पे ही अपना इसके लिए इलाज कर रहे होते थे कि, लेकिन अब पेशेंट्स एटलीस्ट कम से कम आ रहे हैं, तो दे आर trying to get help, they are trying to seek help. So that is a good trend that I am seeing कि at least patients अब आने तो लगे हैं जिनको anxiety या panic के disorders हैं, तो they are coming to they first come to the emergency because they don't know where to go. तो they feel they are having a heart attack. हमारे पास normally जो patients आते हैं वो यही बोल के आते हैं कि डॉक्टर साहब चेस्ट में पेन हो रही है, मुझे सांस नहीं आ रही है, मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा है। दे कम टू अस, इसलिए वो इमरजेंसी में आते हैं कि उनको ये घबराहट होती है कि कहीं हमें हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा है। मतलब वो ये समझ रहे हैं कि समस्या है, पर ये नहीं समझ रहे हैं कि ये मेंटल प्रॉब्लम है या कोई अंडरलाइन। फिर जब उनको हम प्रॉपर काउंसलिंग और गाइडेंस करके समझाते हैं, तो देन दे नो हाउ टू डील विद देयर प्रॉब्लम एंड मेंटल काउंसलिंग करके उनको हम थोड़ा सा साइकेट्रिस्ट की इवैल्यूएशन कराते हैं, तो दे आर देन ऑन द राइट ट्रैक। इमरजेंसी डिपार्टमेंट का ये एक नया स्पेक्ट्रम है जिसके बारे में अभी डॉक्टर सारिका ने बताया कि एंजाइटी इश्यूज़ के साथ और अलग अलग तरह के फिजिकल सिम्टम्स को लेकर पेशेंट पहुंचता है, लेकिन असल में पता चलता है कि उसे मानसिक रूप से मदद की ज़रूरत है, उसे एक साइकेट्रिस्ट से मिलने की ज़रूरत है। इमरजेंसी में ये हाल के दिनों में यंग एज ग्रुप जो आ रहा है, तो घर परिवार में जो लोग उनके साथ रहते हैं उन्हें भी इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हो सकता है आप अपने बच्चे को या फिर किसी नए व्यक्ति को, जो शादीशुदा कोई महिला घर में आई है या किसी की नई शादी हुई है, उसे उतना समय नहीं दे रहे हैं जितने की उसे दरकार है। क्या लोगों ने आपस में बातें करना कम कर दिया है, इसलिए इमरजेंसी में वो लोड बढ़ गया है ऐसे पेशेंट का? ये एक एस्पेक्ट, एक पहलू जरूर है इसका। ये जो हम देख रहे हैं राइज इन मेंटल हेल्थ इश्यूज, कॉमन कॉज तो यही है। आजकल हर कोई अपने मोबाइल में बिजी है, अपने सोशल मीडिया पे बिजी है, आपस में बात करने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। तो ये एक एस्पेक्ट जरूर है कि बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया आपस में जो कम्युनिकेशन बंद हो गई है, तो इसके वजह से ये प्रॉब्लम में राइज जरूर देखी गई है। ओके, आखिरी सवाल आपसे। कुछ पेशेंट बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं, वो बहुत सारी दवाएं लेकर आपके पास पहुंचते होंगे, तो कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं, कुछ दवाएं हैं जो खुद लेकर नहीं आनी चाहिए? नहीं, ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी दवाई नहीं है जो नहीं लेनी चाहिए। जैसे सप्लीमेंट्स, पेशेंट्स आजकल अपने आप से, जैसे सोशल मीडिया पे बहुत सारे सप्लीमेंट्स का आपके पास, यू हैव अ वाइड एरे ऑफ सप्लीमेंट्स ऑन द सोशल मीडिया, राइट फ्रॉम प्रोटीन टू मल्टीविटामिन टू। यस, तो पेशेंट्स तो हमारे पास कई बार पूछने आते हैं कि कौन सा प्रोटीन मुंह में, सो दे हैव मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल विद देम एंड दे आस्क अस टू प्रोवाइड अस प्रोटीन। आप बताती हैं कौन सा प्रोटीन लें। तो इसलिए प्रोटीन्स हैं, सप्लीमेंट्स हैं, ये मैंने देखा है कि आजकल ज़्यादा इनफैक्ट अब्यूज ही हो रहा है इसका। बॉडी को हो सकता है ज़रूरत ना हो उसकी, एंड यू आर टेकिंग दैट, तो वो फिर बॉडी को नुकसान ही करेगा। और ऐसी हालत में भी हो सकता है कि आपको फिर किसी हॉस्पिटल की इमरजेंसी का दरवाज़ा खटखटाना पड़े। तो ऐसा ना हो, उसके लिए समय पर अपने हेल्थ चेकअप्स कराएं और किसी भी बीमारी को पनपते हुए, बीमार होते हुए अपने आप को, उस बीमारी को पाल कर फिर इमरजेंसी में ना पहुंचे। समय रहते उसके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं, उनसे मिलें। थैंक यू सो मच मैम। आपने बहुत सारे ऐसे सजेशंस दिए हैं जो लोगों को शायद अगली बार आपकी इमरजेंसी में पहुंचने से बचाएंगे।